प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात में। मैं नीलम मदान और मेरे साथ हैं मैं रजत। स्वीकार कीजिए हमारा सस्नेह अभिवादन और नमस्कार। और फसलों का लू और गर्मी से बचाव, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि भौतिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में, वो रहेंगी हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। रजत जी, मैं बताना चाहती हूँ, विषय आपने बताया कि गर्मी और लू से हम फसलों का कैसे बचाव करें। विशेषज्ञ हैं हमारी डॉक्टर अनंता वशिष्ठ। और जो प्रश्न आपके मन में इस विषय से संबंधित हमारे किसान बहन भाई या अन्य जो भी लोग पूछना चाहते हैं, वो कृपया हमें फ़ोन कर सकते हैं। और हमारा फ़ोन नंबर है 23421081। जो श्रोता दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं वो दिल्ली का कृपया पहले कोड लगाएंगे 011, फिर मिलाएंगे 23421081। बिल्कुल रजत जी ने सही कहा कि भले 2-3 दिन से बदली छाई हुई है, लेकिन हम सब जानते हैं ये बदलता जो पर्यावरण है, ये जलवायु परिवर्तन है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का चिंता और चिंतन का विषय है। आज पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसके साथ तालमेल बिठाया जा सके, कैसे हम कम नुकसान और अधिक उत्पादन लेते रहें, कैसे हम सतत विकास को प्राप्त हों, कैसे हम खाद्य सुरक्षा अपनी सुनिश्चित करते रहें। ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं और यही विषय इसलिए आज चुना गया है कि अभी जो आगे तापमान बढ़ने वाला है, ऐसा आशंका जताई जा रही है कि अभी लू चलेगी, तापमान वैसे भी पिछले सालों की तुलना में ये निरंतर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। चाहे वो 1 सेंटीग्रेड लगा ले, 1.5 सेंटीग्रेड लगा ले, 2, इस तरह से वो पिछले तुलना में ये निरंतर बढ़ रहा है और ये चिंता है। और इसके लिए हमें समय रहते ही उपाय करने हैं, संभलना है। यही हमारी कामना है और यही है कोशिश। नीलम, बहुत ही अच्छी शुरुआत कहना चाहिए, खासतौर से जब पूरा विश्व इस संकट से रूबरू हो रहा है, 2-4 हो रहा है, तो क्यों ना हम अपने किसानों के लिए सोचते हुए इस पे एक कदम आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए मूलभूत लाइनों से शुरू करते हैं कार्यक्रम को। जो फसलों की हम बात करते हैं, चाहे वो बागबानी से जुड़ी हो या खेती से जुड़ी हुई हमारी फसलें हो, अन्न हो, चाहे सब्जियां हो, फल हो, किस तरह से, मैं जानना चाहूँगा कि गर्मी और लू इनके लिए नुकसानदायक है या दूसरे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर इसका ढूंढें तो कैसे ये फायदा पहुंचा सकती हैं? जी, जैसे कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि अभी जलवायु परिवर्तन की वजह से जो आपके एक्सट्रीम इवेंट है, चाहे वो गर्म हवाएं हैं जिसे हम लू कहते हैं, या आपके और भी जैसे घटनाएं आते हैं, अचानक से बारिश आना है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और जैसे हम देखते हैं पहले जो है अप्रैल मई जून में आपका लू आती थी, गर्म हवाएं आती थी, लेकिन इस बार आपने देखा कि मार्च के
अंतिम सप्ताह में भी आपको देखा होगा कि आपने लू आ रही है। जी। और लू कब आती है ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। जब भी किसी भी जगह का तापमान जो है सामान्य से 4 या 6 डिग्री ज्यादा चला जाता है तो वहां पे लू आने की संभावना हो जाती है। जैसे आपका उत्तर मैदानी भारत है आपका, इसमें पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अभी औसतन हमने देखा भी पिछले हफ्ते 45 से ऊपर, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 45 से 46 के बीच का ही तापमान रहा। हाँ जी। जहां लू की जो रफ्तार थी वो भी तेज थी। हाँ जी, इस बारिश और बादल के आने से पहले की जो एक घटना थी, शायद इसी को एक संभावना के तौर पर या आशंका के तौर पर देखा जा रहा है कि हमारे फसलों का बचाव किया जा सके, और इस विषय को हमने चुना आज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे जैसे आपकी जैसे फसलें लगी है, अभी आपकी मुख्य जो फसलें लगती है वो आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, या आपने आगे जो बागवानी लगानी है उसकी भी आपकी पौधशाला है। तो इसमें जैसे आपको फसलों का बचाव करना है तो आप एक चीज कर सकते हैं, निरंतर अंतराल पे, जैसे हम कहते हैं कम अंतराल पे फसलों में एक तो पानी देना है, क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन, जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है, तापमान ज्यादा हो जाता है, तो हम लोगों को भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ऐसे पौधों में भी जो है पानी की कमी हो जाती है। तो हमको कम अंतराल पे उसको समय समय पे एक तो पानी देना, सिंचाई करना चाहिए, और ये भी ध्यान देना है कि सिंचाई कब करनी है। ऐसे नहीं कि आप दिन में उसमें पानी लगा रहे हैं, आपको सिंचाई सुबह करनी चाहिए जब, और हवा की गति जब कम हो, ऐसे समय पे आपको सिंचाई करनी चाहिए। दूसरा, आपको जो है इसमें जो सॉइल मॉइस्चर है वो इवेपोरेट ना हो, उसका वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, तो इसके लिए आप जैसे मल्चिंग होता है, पलवार, वो भी कर सकते हैं बीच बीच में। इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो आपका क्या होता है कि जो मृदा का तापमान है वो कम हो जाता है। दूसरा क्या है, जो मृदा से जो पानी वाष्पोत्सर्जित हो रहा है, आप देख ही रहे कि तापमान काफी अधिक है, तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी ज्यादा होगी, पानी को अवशोषित करने की, वाष्पोत्सर्जित करने की, तो ये भी आपकी थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा जैसे अगर आपकी पौधशालाएं लगी हैं, छोटी पौधशालाएं ये हैं, तो उसको आप ढक सकते हैं। जो आपके पुरानी फसल के अवशेष हैं उससे आप उनको फसलों को ढक सकते हैं, तो इससे भी आपका फसलों का बचाव हो सकता है। इसके अलावा जैसे आप शेड नेट कहते हैं, शेड नेट कर सकते हैं। आपकी हाई वैल्यू क्रॉप लगी हुई है, सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो उसको आप शेड के अंदर लगा सकते हैं। और शेड का भी आपको ध्यान रखना है कि काले रंग का शेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे काला रंग जो है ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, कर लेता है, तो अंदर जो है तापमान आपका बढ़ जाता है। इसके लिए आपको या तो व्हाइट का आप यूज कर सकते हैं, व्हाइट शेड नेट कर सकते हैं, या आपको जैसे हरे रंग का अगर आप करोगे तो उसमें जो अंदर जो होता है स्कैटरिंग होती है, उसकी जो प्रकाश जो हम कहते हैं ना, डिफरेंट कलर होता है उसमें, तो हरे रंग का उसमें ज्यादा होके फसलों में उसका उत्पादन भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको यही मैं राह दूंगी कि आप अगर शेड नेट लगाते हैं तो उस समय कलर का भी जरूर ध्यान रखें। जो काले रंग का जो शेड नेट है उसको इस समय गर्मी के मौसम में विशेषकर उसे मत यूज करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहली बात कही कि कम अंतराल में सिंचाई करनी है, और सुबह के टाइम करनी है सिंचाई, और जो ये कम अंतराल है, जैसे कि अब पानी की भी खपत भी बढ़ जाएगी, आपकी मेहनत भी बढ़ जाएगी, लागत भी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए क्या करे फिर किसान? जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन हम बताते हैं, ड्रिप इरिगेशन का आप व्यवस्था कर सकते हैं, इसमें पानी की काफी बचत होती है। तो समय जितनी आवश्यकता होती है उतनी आप जो है पौधों को पानी दे सकते हैं। और सुबह के टाइम ही सिंचाई करने का क्या शाम के दफे जब तापमान, मृदा का तापमान कम हो जाता है, तो शाम के दफे भी आप दे सकते हैं। हाँ, दिन में अगर देंगे तो पानी फिर वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा और फसलों को इससे नुकसान होता है ज्यादा। जी। आपने कहा मल्चिंग का, कहा कि हम ऐसे उनको कर सकते हैं, तो फसलों के अवशेष से तो मल्चिंग हमने की। क्या कोई और भी तरीका है डॉक्टर साहब इसमें जैसे प्लास्टिक मल्चिंग भी हम बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग उतना रिकमेंड नहीं करते हैं। ज्यादातर हम जो फसलों के अवशेष है उसको ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 फायदे हैं। आपका वाष्पोत्सर्जन भी कम हो रहा है, आपकी मृदा का तापमान भी कम हो रहा है। इसके साथ साथ जो ये आपका बाद में इसमें मृदा में मिल जाता है, तो मृदा की जो पोषकता है उसको भी बढ़ाता है, तो इसके ये भी फायदा, उसका डबल फायदा है कि आपका एक तो बाहर से आपको कोई खरीद के कुछ नहीं करना, अवशेषों से ही ढकना है, और फायदा आपको उसका डबल मिल रहा है, डबल ट्रिपल हो रहा है। बिल्कुल जी। सब्जियों पर जब हम बात करते हैं, सब्जियां हम उगा रहे हैं, चाहे वो साग है, प्याज से जुड़ी हुई सब्जियां हों, इस तरह जहां पत्तियों का काफी महत्ता भी कही जाती है, उनके औषधीय गुण भी माने जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा होता रहा हो? आप तो बतौर वैज्ञानिक ज्यादा बता पाएंगे कि सीधा धूप का या लू का उन पर
प्रभाव पड़ता है और उनकी गुणवत्ता पर, जो आंतरिक गुणवत्ता है जिसे हमें बचाए रखने की जरूरत है, उससे कोई जी जी इस पे असर पड़ता है आपका। क्योंकि अगर आपका जो है ज्यादा तापमान हो गया या लू आपकी आ रही है तो उसमें क्या होता है, उसका वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा आपका, और उसको उपयुक्त अगर पानी नहीं मिल रहा है समय समय पे तो पत्ते क्या होंगे, धीरे धीरे आपके मुरझाने लग जाएंगे। तो उसकी गुणवत्ता, उत्पादक जो प्रोडक्शन हम कहते हैं ना, प्रोडक्टिविटी, वो भी उस पर भी उसका असर पड़ता है जी। उपज भी कम होगी, आपकी गुणवत्ता भी कम होगी। कोई खास उपाय बताना चाहें आप? उपाय तो यही है कि उसमें नमी बनाए रखें और आप पोटेशियम का भी उसमें दे सकते हैं उसको अल्टीमेटली, क्योंकि पोटेशियम से उसकी जो सूखा से लड़ने की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि चल रहा है हमारा कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम अब बात कर रहे हैं, आज का विषय है कि अपनी फसलों को हम गर्मी और लू से कैसे बचाएं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, आप हैं प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। आप भी इस विषय से संबंधित प्रश्न, शंका, जिज्ञासा जो भी आप पूछना चाहें, आपका स्वागत है। और इसके लिए आपको नंबर मिलाना है 23421081 23421081। ये हमारा टेलीफोन नंबर है, तो आप फोन करके डॉक्टर साहब से सीधे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके समाधान के लिए हमारे विशेषज्ञ यहाँ आमंत्रित हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कार्यक्रम में चार चांद लगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स, आपके एसएमएस हम तक पहुंचे और इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और उत्पादक बनाया जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नीलम, हम बात कर लेते हैं फसल बीमा योजना पर। एक संदेश है हमारे पास जी। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना से किस प्रकार लाभ मिल सकता है हमारे श्रोता मित्रों को, हमारे किसान मित्रों को, आइए जानते हैं जी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में किसान की बात में, आप जुड़े हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कैसे हम गर्मी और लू से फसलों का बचाव कर सकें, और आपने जानकारी दी कि सही समय पर हम सिंचाई करते रहें और साथ में मल्चिंग करें और साथ में शेड का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो काले रंग का नहीं होना चाहिए और हरे रंग का हो सकता है या सफ़ेद रंग का हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, ये तो जिन लोगों ने सब्जी वाली फसलें लगाई हुई हैं और जायद सब लगाएं, और जिन लोगों का खेत खाली पड़ा हुआ है कटाई के बाद, उन्हें क्या उनका के लिए भी कुछ करने लायक है? इस गर्मी का फायदा उठा सकते हैं? जी, काफी अच्छा सवाल पूछा है आपने। जिन लोगों के खेत खाली हैं, जैसे अभी आपने गेहूं की फसलें, रबी फसलें जो भी हैं वो कट चुकी हैं, और उनके खेत खाली पड़े हैं, आगे वो अभी तैयारी करेंगे खरीफ की फसलों के लिए, तो उनके लिए ये मौसम बहुत अच्छा है। वो कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तापमान 40 से 45 डिग्री जा रहा है और आने वाले दिनों में भी 44-45 रहेगा। तो वो जो जिनके भी खाली खेत पड़े, उनके गहरी जुताई कर लीजिए और उसको खुला छोड़ दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उनकी मिट्टी के नीचे तक जाएंगी, और अगर मिट्टी में आपके जैसे कीड़े मकोड़े हैं या उनके अंडे हैं या खरपतवार हैं, उनके जो बीज हैं वो सारे जो है नष्ट हो जाएंगे। तो आगे आने वाली फसलों में जो खरपतवार है या कीड़े मकोड़े वो आने की चांस कम होंगे। जी डॉक्टर साहब, माफी चाहती हूँ, एक श्रोता लाइन पर है जी। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? नरदेव कुंडू बोल रहा हूँ रोहतक से। देव साहब, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैंने अमरूद लगाए थे पीछे जी, और कई अमरूद के पेड़ सूख गए, अब लगाऊं बरसात में लगाऊं नए? हाँ जी, आपने मूंग लगाई थी अभी, समर मूंग?
क्या जी? आपका क्वेश्चन है कि आपने अमरूद लगाया था इन्होंने। अमरूद? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अमरूद लगाया था, लेकिन वो पौधे सूख गए, तो उन्होंने कहा कि क्या इंतजार करें या बारिश के दौरान? हाँ जी, आप अभी एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी तापमान काफी ज्यादा जा रहा है, तो आपको जहाँ अमरूद लगाने वहाँ आप गड्ढे खोद लीजिए और उन गड्ढों की अच्छे से गहरी जुताई कर लीजिए, उसको खुला छोड़ दे, ताकि उसमें आगे जो कीड़े मकोड़े के जो अंडे हैं या खरपतवार है वो ना आए। और आगे आने वाले बरसात के जो दिन है उसमें आप जरूर उसमें पौधे लगाइए, ताकि आपके जो है पौधे भी अच्छे से पनप पाए उसमें। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो मेरी तरफ से है, और अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि निराई और गुड़ाई जो आमतौर पे एक सतत प्रक्रिया है फसलों के खेती के दौरान, क्या गर्मी और लू के दौरान की जानी चाहिए? और की जानी चाहिए तो कोई खास एहतियात आप चाहें बताना? जी, जैसे कि गर्मी के दिनों वैसे खरपतवार आपका कम आता है एज कंपेयर, आप जो है खरीफ में जब देखेंगे तो इस समय खरपतवार कम आता है, लेकिन जब भी खरपतवार आता है उसका नियंत्रण तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार का प्रतिस्पर्धा होती है आपकी जो मुख्य क्रॉप है, मुख्य फसल से उसका प्रतिस्पर्धा होती है, तो वो जमीन से जो है पानी अवशोषित कर लेगी, पानी ले लेगी, या आपकी जो खनिज लवण है, पोषक तत्व है वो ले लेंगी। तो अगर आपकी फसलों में खरपतवार आ रहा है तो उसका नियंत्रण तो आपको जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और खास बात खासतौर से गर्मी और लू के दौरान जो ध्यान में रखी जानी चाहिए, आपने कहा कि क्योंकि वाष्पीकरण होता है, बहुत तेजी के साथ होता है, तो पानी जो है वो एक नियम के तौर पर देते रहना चाहिए हम सिंचाई व्यवस्था के तौर पर। लेकिन कई बार कहा यह जाता है, मैं भी अक्सर अपने घर में सुनता हूँ कि पौधों की जो जड़ें हैं ज्यादा पानी उन्हें भी नुकसान करता है। हाँ, क्या कितनी ये सच्चाई है इसमें, और कैसे इस घटना को हम परिवर्तित कर सकते हैं उनके फायदे के तौर पर? जी, जैसे कि अभी आपका गर्मी के मौसम में, तो मैंने आपको ड्रिप इरिगेशन का एक सलाह दी है कि आप इसको कर लीजिए। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी आप कर सकते हैं जी। उससे भी आप पौधों को समय समय पर पानी दे सकते हैं। लेकिन फ्लड इरिगेशन जो आप कहते हैं ना कि पानी एकदम से भर दो खेत में जी, वो आपको नहीं करना चाहिए, उसमें पानी का भी आपका नुकसान होता है। और अगर आपके पौधे जो है पानी के प्रति संवेदनशील हैं, उनकी जड़ें जो है उसको ज्यादा पानी होने से उनकी जड़ों को भी नुकसान हो सकता है। जल का संचयन अगर किया जाए बजाय सीधे खेतों में पानी बहता हुआ छोड़ देने से या जमा करने से, तो जल संचयन की प्रक्रिया कितना फायदा कर सकती है ऐसे में? ये तो काफी फायदेमंद है आपकी, है ना? क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो बारिश भी हो रही है, अचानक से बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो इस बारिश का पानी भी आपको खेतों के पास जैसे एक तालाब नुमा स्ट्रक्चर कुछ बना दो, उसमें संचय कर देना चाहिए, और जब भी जरूरत हो पंप से आप उस पानी को खेतों में डाल सकते हैं। जी जी जी। कोई और खास सावधानी आप इस दौरान, सिंचाई के दौरान अगर बताना चाहें, जो आमतौर पे किसान को बरतनी चाहिए, लेकिन हम समूची जानकारी होने के अभाव में ऐसा नहीं कर पाते हैं? देखो, आपका तो एक तो मौसम की जानकारी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम आप आजकल देख रहे हैं कि हर दिन इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो सिंचाई के दौरान आपको हवा की गति और हवा की दिशा का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, न केवल तापमान का ही नहीं बल्कि हवा की गति कैसी है। अगर हवा की गति बहुत ज्यादा है तब भी आपको ध्यान रखना है उसमें। और ये जो मैं कह सकती हूँ आपको कि अगर आपके पास मौसम की जानकारी है, जैसे तापमान की जानकारी है या आपका तो उससे भी आप अपने अभी एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हमको कब पानी देना है और हमारी कौन सी फसल है, क्योंकि सारी फसलों को समान पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ फसलों को कम पानी की जरूरत होती है, कुछ फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। लेकिन मौसम तो अगर आपने फसलें लगाई है, विभिन्न फसलें लगाई है, मौसम तो सारी फसलों के लिए एक जैसा है, तो आप मौसम के आधार पर आप उसको निकाल सकते हैं कि आपकी ये फसल लगी है, आपको इस फसल को पानी चाहिए, अभी चाहे या एक दिन बाद चाहे, बिल्कुल या कब चाहे, वो आप अपने आप भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि हम बूंद बूंद सिंचाई या जो स्प्रिंकलर वो है, ड्रिप इरिगेशन है, उससे हम कर सकते हैं। भाई पानी की भी बचत होगी आपकी, और पानी धीरे धीरे जाएगा तो ओवरफ्लड होगा ही नहीं, भरेगा ही नहीं पानी, और जितना जरूरत है उसको जाएगा, आपकी लागत भी कम होगी उससे पानी की, और मेहनत भी कम और आपका रिसोर्स सेविंग भी हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं रिसोर्स सेविंग बहुत जरूरत है आगे आने वाले दिनों के लिए। पानी की बचत हो, हम कैसे पानी को बचाएं, तो इसलिए ये सारी चीज
चीजों का हमें ध्यान तो रखना ही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ये बातें बताई, ये पूरे मैदानी भागों के पे लागू होती हैं लगभग, फिर भी कोई क्षेत्र विशेष की समस्या होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी, जैसे कोई क्षेत्र विशेष है तो उनके जो निकटतम केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वहाँ पे संस्थान है, क्योंकि वो संस्थान भी पूरे भारतवर्ष में, आपके केवीके भी, आपके कृषि विज्ञान केंद्र भी पूरे भारतवर्ष में, तो वहाँ पे जो भी उनका निकटतम होता है या स्टेट यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के विशेषज्ञों के संपर्क में रहना चाहिए। उनके कृषि विशेषज्ञ या मौसम कृषि वैज्ञानिक है, उनके संपर्क में रहना चाहिए। तो उनकी कोई भी समस्या आ रही है, चाहे मौसम से है या आपकी फसलों में कई टाइप की समस्याएं आती है आपकी बीमारी से रिलेटेड, तो विशेषज्ञों से समय समय पर उन्हें सलाह लेनी चाहिए। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, कृषि वैज्ञानिक हैं, तरह तरह के अनुसंधानों से आप लोग जुड़े होते हैं और आप बतौर वैज्ञानिक पंचायतों के साथ जुड़े होते हैं, जिला कार्यालयों के साथ आप जुड़े होते हैं। क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है पूसा की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, मैं गर्मी और फसलों के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ, लू के संदर्भ में ही पूछ रहा हूँ, जिसमें पंचायतों को या जो स्थानीय निकाय हैं उनको हम प्रशिक्षित करते हो कि वो किसानों को बताएं कि किस तरह से समय समय पर उन्हें सचेत किया जाए कि इस तरह से आपकी फसल का ये फायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, कैसे लू और गर्मी से बचाया जा सके, इस तरर से कुछ सावधानी? जी जरूर। एक हमारी जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना है, ये आपकी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग और ICAR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इन दोनों के सहयोग से है। तो ये हर केवीके में आपकी है, हर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, इवन आपके 2 IITs भी इसमें है, IIT रुड़की है, IIT खड़गपुर है। तो ये भारत के हर कोने कोने में जो है, ये हर मंगलवार और हर शुक्रवार को जो मौसम आधारित कृषि परामर्श बनाती है, बुलेटिन बनाती है, और उस संस्थान की उसमें तो डालती है, वेबसाइट में डालती है विभिन्न माध्यमों से, जैसे आपके रेडियो का माध्यम है, FM गोल्ड है, या आपका DD किसान है, या न्यूज़पेपर है, इसके माध्यम से तो किसानों को जाता है। इसके अलावा जैसे किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो जो भी प्रगतिशील किसान है व्हाट्सएप ग्रुप में आके उनको पूरी सलाहें देते रहते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐप है, मेघदूत ऐप है, मौसम ऐप है, तो आप प्ले स्टोर में जाके अपने मोबाइल पे मेघदूत और मौसम, हाँ जी, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आपकी मौसम में तो आपकी केवल मौसम की जानकारी होगी। दामिनी ऐप है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बिजली का भी आपकी काफी समस्याएं आ जाती है, बिजली गिरने की, गर्मी में भी, हाँ जी, हाँ। तो इसको भी आप जरूर अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर दीजिए। और आप दामिनी से तो आपका बिजली कब आने वाली है, कब कौन से क्षेत्रों में आएगी, तो इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। आप समय रहते हुए अपनी जो है मवेशियां, जी भी अगर मवेशी हैं, पशु हैं, उनको भी आप बचा सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं। और आपका जो मेघदूत ऐप मैंने बताया है, उसमें मौसम की तो जानकारी मिलेगी, मौसम आधारित क्या आपको किस अपने खेतों में क्या प्रबंधन करना है, उसकी भी आपको इसमें जानकारी होती है। जी। डॉक्टर साहब, कीटनाशकों की अभी हम बात कर रहे थे और निराई गुड़ाई की भी हमने बात की। कुछ ऐसा आप बताएंगे, जब हम फसलों की कटाई कर रहे होते हैं, कुछ फसलें हैं जिनका भी जो शेड्यूल्ड है इस मौसम के दौरान कटनी होती हैं, कटाई के दौरान कोई खास सावधानी हम बरतते हो जिसमें गर्मी और लू का बचाव शामिल हो? रजत जी के प्रश्न का जवाब बाद में, और जो हमारी श्रोता लाइन पर हैं हम उनका सवाल लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं उत्तम बोल रही हूँ। सीमा जी, नमस्कार सबको। जी आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिन की। पूछे अपना सवाल। मेरे गमलों में और जो थोड़ी सी जमीन है उसमें जैसे शंख वाले कीड़े जैसे होते हैं ना, शंख जैसे जी, वो कीड़े जड़ों में लग जाते हैं, पूरी जमीन में कीड़े हो रहे हैं, उसको हटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अच्छा, ये गमलों में कीड़े की बात कर रहे हैं, तो जी आप एक बार जो उसका फोटो लेके जो व्हाट्सएप नंबर है IRA के, वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं, हम लोगों को भेज सकते हैं। तो किस टाइप के कीड़े आ रहे हैं पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद जो है बताएंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में आप जो कई बार क्या होता है कि मृदा में भी आपकी जो कमी है। हेलो जी, आ रही है। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप शायद अपने रेडियो सेट के नजदीक हैं, आपकी भी आवाज इको कर रही है हमारे पास,
थोड़ा सा अपने रेडियो सेट से दूरी बना लीजिए, आवाज क्लियर होगी रेडियो हमारी सेट तरफ तो से। अंदर कमरे में पड़ा, मैं अच्छा बाहर अच्छा खुले अच्छा। में हूँ। मैं आपको बता दूं, हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया, विशेषज्ञ ने, कि आप जो समस्या आप फेस कर रहे हैं अपने गमलों में कीड़े की, उसकी फोटो खींचकर IIRA का जो अधिकृत व्हाट्सएप नंबर है वहां आप भेज सकते हैं अपनी शिकायत के साथ। वो ये जांच करेंगे कि किस तरह के कीड़े हैं, किस तरह की ये समस्या है, उसके अनुरूप वो आपको बताएंगे इसका समाधान। जैसे शंख जैसे कीड़े हैं। शंख जैसे कीड़े, हाँ जी, उसको तो एक बार देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही बता क्योंकि वो भी वैविध्यलीय होते हैं, कई तरह की विभिन्नताएं होती हैं उसमें। शुक्रिया आपका। और अब रजत जी, इससे पहले कि हम बढ़े जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो हम मौसम पर ही बात कर रहे हैं, तो क्यों ना मौसम की एक जानकारी, इसका एक अवलोकन ले लिया जाए। जी जी। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। जी, तो हम बात कर रहे हैं मौसम की कि अगले जो 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है और अगले 2 दिनों तक अंडमान के साथ साथ जो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी समुद्र की स्थिति खराब रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत है, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और पश्चिम हिमालय में हल्की बारिश की संभावना है और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चलने शुरू हो सकती है 7 मई से। जी, ये थी मौसम की जानकारी, मौसम के पूर्वानुमान। अब क्योंकि अंतराल पर हैं तो लगे हाथ बाजार भाव भी ले ली जाए नीलम। जी रजत, तो बता दें कि बाजार भाव हमारे कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। तो सब्जियों में सबसे पहले चलें तो अदरक 42 रुपए प्रति किलो, हरी मिर्च 40 रुपए प्रति किलो, हरी प्याज 39 रुपए, मशरूम 76 रुपए, बड़ी प्याज 22 और नींबू 39 रुपए प्रति किलो। इसी श्रृंखला में बात करें अगर फलों के भाव की तो सेब 150 रुपए प्रति किलो, केला बिक रहा है 31 रुपए प्रति किलो, अंगूर 71 रुपए, संतरा 75 रुपए, पपीता 26 और अनानास अंत में 40 रुपए प्रति किलो। डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि कटाई के दौरान किस प्रकार से गर्मी और लू से सावधानी रखी जा सकती है? जी, कटाई के दौरान जैसे आपकी जी जी हाँ जी, तो उस समय जो आपको फसलों का ध्यान रखना है, जो कटाई के दफे जो फसलों में नमी होती है, वैसे तो गर्मी के दौरान तो ये ज्यादा समस्या नहीं आती। अगर आपकी बरसात हो जाएगी, गर्मी के दिनों भी आप देखते हैं कि थंडर स्टॉर्म का चांस आ जाता है और उसमें अचानक से कभी आपका कटाई करने जा रहे हैं तो आपका आंधी तूफान आ गया, तो आपको मौसम की जानकारी जरूर लेनी है। ये नहीं कि आपने अभी कटाई कर ली और 1-2 दिन बाद आंधी तूफान आ गया, आपके खेत में पड़े हुए वो सारे आपके गिर गए। तो इसका ध्यान रखना, आपको बांध के रखना है और बारिश होए कब होने वाली है उसका भी जरूर ध्यान रखना। और ऐसे समय पे कटाई करनी है जब आपकी बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि अगर बारिश में आपकी फसल कट गई तो उसके दाने में नमी आ जाएगी और वो आगे जो आपकी जो दाने उसकी गुणवत्ता आपकी खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे अनुसंधान हमेशा ही एक प्राथमिक विषय रहा है और आजकल के संदर्भ को देखते हुए जैसा ये तापमान बढ़ रहा है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें इसकी महत्ता और बढ़ गई है। तो क्या इस क्षेत्र में हम क्या सोच रहे हैं कृषि वैज्ञानिक, इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहे हैं कि आगे आगे तापमान बढ़ रहा है तो कैसे हमें तालमेल बिठाना है? जी, इसके लिए जैसे हमको वैरायटी है, रेजिस्टेंस वैरायटी, उसको डेवलप करना पड़ेगा जी, क्योंकि हम देख ही रहे जलवायु परिवर्तन की एक्सट्रीम, सब कुछ एक्सट्रीम हो रहा है आपका, है ना। जैसे अभी आपने देखा ये बसंत ऋतु एकदम से नहीं आई, आपकी गेहूं की फसल जो लगती है नवंबर में लगती है और आपकी जो है मार्च एंड या अप्रैल सेकंड सप्ताह तक वो कट जाती है। और जब वो दाने बनने की अवस्था में होती है मार्च में या आपकी फरवरी में, उस समय तापमान में काफी बढ़ोतरी होती है, 5-6 डिग्री ज्यादा चला जाता है सामान्य से। तो इस वजह से जो फसल की गुणवत्ता होती है और जो उसकी उपज होती है उसमें काफी गिरावट आ जाती है। तो हम लोगों को इसमें बहुत विशेष ध्यान देना है कि हमको ऐसी फसल चुननी है या तो उसमें इसको सहन करने की शक्ति हो या आपका ड्यूरेशन इस हिसाब से
जो सोइंग टाइम होता है ना उसको हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ताकि हम इस पीरियड को स्किप कर सकें। जी, किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को एक बेहतर तालमेल के साथ ही आगे बढ़ना है। जो हमारा परंपरागत कृषि विज्ञान है उसके साथ जो कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं उनका एक सही संतुलन होना चाहिए। और जागरूकता पहली चीज है, हमें अपनी आंख कान सब खोल के रखने की जो आसपास हो रहा है उसकी हमें जानकारी रखनी है किसान भाइयों, तो हम निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान पा सकते। फिलहाल अनंता वशिष्ठ डॉक्टर साहब को मैं देना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए। आज के किसान की बात संस्करण को यहीं करते हैं संपन्न, फिर मिलेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।